Okay, so let's start with next module, module number 8. यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट्स ये दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गो अहेड एंड सॉल्व क्वेश्चंस ऑन EMI एंड AC. पहला क्वेश्चन, a circuit when connected to an AC source of 12 volt gives a current of 0.2 ampere. The same circuit when connected to a DC source of 12 volt gives a current of 0.4 ampere. The circuit is which type of circuit? Is it a series LR circuit? Is it a series RC circuit? Is it a series LC circuit? Or is it a series LCR circuit? तो हमें बताया है कि सर्किट में जब हमने AC सोर्स कनेक्ट किया था 12 वोल्ट का तो हमको करंट मिला 0.2 एम्पियर. So let me talk about two cases here. Case 1, AC circuit. Of course when you connect it to AC source, तो इस केस में आपको पता है इम्पेडेंस कैसे फाइंड करते हो. इम्पेडेंस इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू एन अल्टरनेटिंग करंट बाय रेजिस्टेंस, बाय कैपेसिटर एंड बाय इंडक्टर. अब एट दिस स्टेज वी डोंट नो, हमको अभी तक पता नहीं है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है उस सर्किट में, बट इम्पेडेंस इज टोटल रेजिस्टेंस. तो इम्पेडेंस इज जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू IR आपको पता है, तो R आपको पता है, R की जगह पे आप Z लिखोगे तो Z इज V बाई I, तो Z इज V बाई I. V बाई I, V आपको 12 वोल्ट दिया है, I 0.2 दिया है, तो ये आपको मिल जाएगा 60 ओहम. तो टोटल इम्पेडेंस इज 60 ओहम, ये मिल गया आपको. ओके, अब केस टू में जब आपने सेम सर्किट को DC सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया है तो यहाँ पे तो इम्पेडेंस की बात नहीं होगी, क्योंकि DC सोर्स होता है तो सिर्फ रेजिस्टेंस की बात होती है. तो रेजिस्टेंस R आएगा V बाई I. तो V इज स्टिल 12 वोल्ट एंड दिस इज 0.4, तो ये आ जाएगा 30 ओहम, राइट. फिर आपको पता होना चाहिए, वी हैव लर्न समथिंग कॉल्ड एज पावर फैक्टर. आपको याद होगा हमने AC सर्किट्स में एक पावर फैक्टर नाम का कॉन्सेप्ट सीखा था, cos ऑफ phi which is R by Z, रेजिस्टेंस बाय इम्पेडेंस. ये पावर फैक्टर हमको phi की वैल्यू देता है, और phi की वैल्यू से हमको पता लगता है कि सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं वहां पे. तो R इज 30, दिस इज 60, हाफ. cos की वैल्यू हाफ सिर्फ 60 डिग्री के लिए हो सकती है, तो phi इज इक्वल टू 60 डिग्री मतलब LR सर्किट है. ऐसा हाउ कैन यू से with surety that it is an LR circuit? Because you need to remember what is impedance triangle. आपको impedance triangle याद रहना चाहिए. तो you need to know कि जब एक सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो उस केस में there is no lead and no lag. तो करंट एंड रेजिस्टेंस के केस में जब एक सर्किट में आपने सिर्फ रेजिस्टेंस लगा के रखा है तो वोल्टेज they are in the same direction, मतलब EMF बेसिकली, there is no lead no lag. फिर अगर आपको याद होगा, if you remember, जब आपके पास एक इंडक्टिव सर्किट होता है जिसमें इंडक्टर है तो EMF leads and current lags. फिर if you remember, जब आपके पास कैपेसिटिव सर्किट होता है तो उसमें क्या लीड होता है क्या लैग होता है आपको पता होना चाहिए, राइट. तो बाय द वे लेट अस से दिस इज EL, ये नीचे का जो है ये EC है, क्योंकि इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग करंट लीड होता है, इसलिए करंट एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री से आगे है, तो करंट लीड होता है by 90 degree by pi by 2 in case of capacitive circuit, and in case of inductive circuit EMF leads by pi by 2 radians. तो अब EL और AC they are oppositely directed. मैं आपको सिर्फ बेसिक थ्योरी बता रहा हूँ यहाँ पे. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा EL minus EC which will be directed in this direction. Okay, तो which will be directed like this, ऐसा डायरेक्शन होगा इसका, राइट. तो दिस विल बी EL माइनस EC. अब EL माइनस EC और ER इन दोनों का
रिजल्टेंट, जो फाइनल रिजल्टेंट आपको मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ओवर हियर। तो ऐसा एक ट्राइंगल बनता है जिसको आप इम्पेडेंस ट्राइंगल बोलते हो। तो ये जो पार्ट है, दिस इज EL माइनस EC, क्योंकि ये इसको पैरेलल है, ये एंगल फाई होता है, राइट, एंड दिस इज अ फाइनल E। तो बेसिकली एज यू सी इन दिस ट्राइंगल, यहाँ पे ER है, ER को आप IR लिख सकते हो, यहाँ पे EL माइनस AC है, इसको आप IXL माइनस XC लिख सकते हो, अगर XL इज, आपको याद होगा, इसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द AC करंट, और XC जो है इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू AC करंट बाय कैपेसिटर, और ये होता है IZ। तो इन शॉर्ट ये जो ट्राइंगल बनता है, इस ट्राइंगल के 3 साइड्स आपको पता है। सो दिस साइड R, क्योंकि मैं I हटा दूंगा, या तो मैं EMF प्लॉट कर सकता हूँ ट्राइंगल के 3 साइड पे, या तो मैं रेजिस्टेंस और बाकी चीजें प्लॉट कर सकता हूँ। So this is XL minus XC, this is Z, this is phi. What is cos phi? Adjacent side upon hypotenuse। तो लिखा क्या मैंने यहाँ पे, R by Z, yes, R by Z। तो R by Z पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव तब आएगा जब phi की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी। 0 से 90 के बीच में कब होगी, 0 से 90 के बीच में तब होगी जब आपके पास सर्किट में EMF लीड कर रहा होगा, और EMF लीड कब करेगा, जब या तो कैपेसिटेंस होगा ही नहीं, तो EC तो होगा ही नहीं, या फिर LCR सर्किट होगा, लेकिन उसमें फिर एक्स्ट्रा कंडीशंस आती है। LCR होगा मतलब सर्किट में इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है, फिर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। तो हमको ऐसा कुछ कंडीशन के बारे में बताया नहीं है, मतलब इन शॉर्ट यू डू नॉट हैव कैपेसिटर देयर, तो दिस इज अ सीरीज LR सर्किट, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ ऑनवर्ड यू शुड नो ऑल दिस थियरी। सो दिस इज सीरीज LR सर्किट बिकॉज phi वैल्यू इज पॉजिटिव। अगर phi वैल्यू, फेज एंगल जो है उसका वैल्यू नेगेटिव होता, तो फिर ये आपके पास RC सर्किट होता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the magnetic potential energy stored in a certain inductor is 25 millijoule. So energy stored, magnetic energy stored U is 25 millijoule, 25 to 10 power minus 3 joule. When the current in the inductor is 60 milliampere. Okay, this inductor is of inductance. आपको याद होगा energy stored, magnetic energy stored is half Li square. This is the formula which we have derived in theory classes, तो आपको पता होना चाहिए। So you have magnetic energy stored as half Li square, तो आपको मिल जाएगा L is equal to 2U by I square। Okay, right? तो 2 into U is 25 into 10 power minus 3 by I square, so this is 6 into 10 power minus 2 ampere। इसका स्क्वायर करोगे तो 36 into 10 power minus 4 आ जाएगा ये। तो ये आपको मिल जाएगा बेसिकली 50/36 into 10 पावर ये -3, नीचे का -4, तो 10 पावर +1, तो 5/36 into 10 पावर 2, तो 5/36 into 10 पावर 2, ये आपको सॉल्व करते आना चाहिए। नहीं आता है तो रेसिप्रोकल टेबल्स है, वो भी नहीं आता है तो ट्रिक्स है, देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रिक्स ऑफ डूइंग दिस। जैसे कि मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। 5/36, 36 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 9 into 4, yes। Can I write down 9 into 4 as 3 into 3 into 4, yes, obviously। 1/3, 1/3 को पता है 0.33 होता है ये, तो 5 into 0.33 into 0.33 into 1/4 is 0.25 into 10 power 2। Okay, so this is easy calculation now। I am telling you how to do it without the help of log table or calculators। So 0.25 into 10 power 2 is 25, 25 into 5 is 125, 125
इंटू 0.3 ओके, इंटू 0.3 आपको रफली की बात चल रही है तो पता होना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू बेटर इज 0.33 को मैं 0.3 लिख दूंगा, मुझे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से मतलब है, और 0.3 को मैं 3 इंटू 10⁻⁻1 लिख दूंगा, तो ये 2 बार आ जाएगा, मतलब because it makes my job easy, because I just have to do rough calculations। 125 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 125 इंटू 9, कितना होगा 125 इंटू 9? यू जस्ट, I mean it's kind of simple thing। 125 इंटू 10 कितना होता है? 125 इंटू 10 होता है 1250, करेक्ट, राइट? तो इंटू 9 करोगे तो थोड़ा कम आएगा, तो मैं मान लेता हूँ रफली 1250 ही आ गया, अप्रोक्सीमेटली ठीक ही है, मैं अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूँ तो ठीक ही है। तो 12.50 मतलब 12 पॉइंट समथिंग होना चाहिए ना, तो 13.89, इजी। ये रफ कैलकुलेशंस करने की वजह से होता है, थोड़ा नंबर यहाँ का वहां। तो आपको सिर्फ देखना है कि क्या 1 पॉइंट समथिंग की 13 पॉइंट समथिंग की 138 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन देखो, तो आपको देखना है कि ये 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट फिगर है, तो इसलिए रफ कैलकुलेशंस आप करके इसको लिख सकते हो। दिस इज 2 डिजिट 13 पॉइंट समथिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर 50 माइक्रोफैरड, resistor 40 ohm are connected in series across a source of EMF V equal to 10 sin 340t। The power loss in AC circuit is। So by the way, क्या क्या दिया है आपको? इंडक्टर दिया हुआ है L 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर दिया हुआ है आपको 50 माइक्रोफैरड, आपको रजिस्टर दिया हुआ है 40 ओम का, आपको वोल्टेज V दिया हुआ है 10 साइन 340t का, तो ये आपको मिल जाएगा V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, बिकॉज यू नो V0 पीक वैल्यू होती है, दैट इज दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो V0 आपको मिल गया 10 वोल्ट पीक वैल्यू, ओमेगा मिल गया 340, राइट? सो वेल, आपको पूछा है पावर लॉस, अभी पावर लॉस कैसे निकालते हैं? आपको याद होगा पावर लॉस इन एसी सर्किट का फॉर्मूला, दैट इज VRMS IRMS इनटू कॉस ऑफ फाई, मतलब पावर फैक्टर। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, पावर लॉस इज इक्वल टू VRMS इज पीक वैल्यू बाय √2, ये आपको पता होना चाहिए। VRMS IRMS कॉस ऑफ फाई, राइट? तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बिग डील टू फाइंड आउट VRMS IRMS, वो मिल जाएगा, राइट? कॉस फाई, यू रिमेम्बर कॉस फाई कैसे निकालते हैं? अभी देखा था R/Z, तो वो कर लेंगे। तो 1 by 1, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज XL। अगर आपको याद होगा XL का फॉर्मूला था ओमेगा L, ऐसा फॉर्मूला था XL का ओमेगा L। ओमेगा 340 है, इंडक्टेंस ये 20 इंटू 10 पावर -3 है, मतलब ये आ जाएगा 68 इंटू 10 पावर -1, मतलब 6.8 ओहम। तो दिस इज 6.8 ओहम। आप सिमिलरली XC भी निकाल सकते हो, दैट इज 1 अपॉन ओमेगा C। 1 अपॉन ओमेगा इज 340 इंटू C इंटू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C इज 50 इंटू 10 पावर -6। तो ये आपको मिल जाएगा -4 ऊपर जाके 10 पावर +4, 34 इंटू 5, 34 इंटू 5 उसका मतलब 340 का हाफ 170। तो ये आ जाएगा आपका 10 पावर 3/17 ओहम। मैं इसको फिलहाल इतना ही रखता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो फिर आपको रेसिप्रोकल टेबल की जरूरत पड़ेगी। मैंने करके रखा है तो आई नो द आंसर, इट इज 58.28 ओहम, 82 ओहम। आपको XL मिल गया, आपको XC मिल गया, इससे मुझे इम्पिडेंस Z मिल जाएगा, बिकॉज आपको पता है Z कैसे फाइंड करते हो, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। XC माइनस XL करो या XL माइनस XC करो, एक ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसका स्क्वायर ही होने वाला है। तो दिस इज व्हाट यू सपोज टू डू। तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है 40 का स्क्वायर प्लस XC 58.8 लिखता हूं मैं रफली क्योंकि ऊपर 6.8 है इसका स्क्वायर। तो 58.8 में से 6.8 गया तो 52 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 65.62 ओम। दिस इज टोटल इम्पिडेंस, राइट? ये टोटल इम्पिडेंस मिल गया। अब
अब आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे मिलेगा? यू ऑलरेडी नो पीक वैल्यू ऑफ करंट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय इम्पिडेंस, ये तो पता ही है आपको। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 10 था, इम्पिडेंस 65.62 था, अभी अभी फाइंड किया आपने, राइट? तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, ये एम्पियर में है। और पावर फैक्टर cos फाई तो आप निकाल ही सकते हो, cos फाई इज इक्वल टू आर बाय जेड आता है। आर आपके पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज 40, जेड आपके पास 65.62 है। Okay, this is what you have, right? अभी पावर लॉस का फॉर्मूला as you have already mentioned here is Vrms Irms into cos phi. Okay, तो Vrms of course you know Vrms is peak value by root 2, Irms is peak value by root 2 और cos phi तो आपके पास है ही, मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा बाद में। तो रूट 2 इंटू रूट 2 इज 1/2, V0 इज 10, I0 आपने फाइंड किया है 10 अपॉन 65.62। उसके बाद पावर फैक्टर cos फाइव भी आपने फाइंड किया है 40 अपॉन 65.62, राइट? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब यू हैव टू कैलकुलेट दिस। अब अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेशंस हियर कैन नॉट बी डन इन अ वेरी सिंपल वे, बट आई कैन टेल यू अ ट्रिक अगेन। तो ट्रिक तो पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका 1 जा ये 20 जा, क्या करोगे? 20 इंटू 10 इंटू 10 that is 2000, 20 into 10 into 10 is 2000, तो ऊपर 2000 आ गया। नीचे क्या है? रफली 65 मान लो, क्योंकि अभी अप्रोक्सीमेटली करना है, तो नीचे 65 स्क्वायर आ गया। 65 का स्क्वायर कैसे होता है? 65 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर को लिख दो 25, 6 और उसका अगला नंबर। 65 का स्क्वायर निकालना है तो 6, उसका अगला नंबर 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया यहाँ पे 4225। अप्रोक्सीमेट करना है ना, अप्रोक्सीमेट करना है। अभी देखो ये आंसर 0.5 से कम आएगा, क्यों? क्योंकि 2000 बाय 4000 आता तो 1/2 मतलब 0.5, बराबर। नीचे का नंबर बड़ा है तो ओवरऑल नंबर छोटा होता है, डिनोमिनेटर का बड़ा है तो ओवरऑल नंबर छोटा होता है, मतलब 0.5 से नीचे आएगा। 0.5 से कम एक ही आंसर दिख रहा है मुझे, अप्रोक्सीमेटली 0.5 है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दैट्स इट। सो यू हैव टू जस्ट लुक एट अप्रोक्सीमेट आंसर्स। तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 आ ही रहा है, तो 0.5 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 0.5 वाट, खत्म। This is power loss. This is how you are supposed to find out power loss. वो क्वेश्चन was easy. सिर्फ पावर लॉस का फॉर्मूला Vrms Irms cos phi, फिर Vrms क्या है? V0 by root 2, Irms I0 by root 2, cos phi R by Z। तो डायरेक्टली भी हो सकता था, ये आपको पता होता। दिस इज V0 I0 root 2 into root 2 is 2, this is R by Z। फिर क्या है? अभी I0 फाइंड करो, Z फाइंड करो, V0 और R तो दिया ही है, सब्स्टिट्यूट करो, डन। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू फाइंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। A small signal voltage V of t is equal to V0 sin omega t is applied across an ideal capacitor C। तो हमने क्या किया? हमने एक कैपेसिटर के अक्रॉस एक AC सोर्स अप्लाई कर दिया। तो we have applied an alternating source across this capacitor, okay, right? तो ये अल्टरनेटिंग सोर्स है यहाँ पे V of t, V is a function of t, तो V0 sin omega t। तो अब करंट I is in phase with voltage, नहीं होता है इन फेज, आपको पता है, वो रेजिस्टेंस के केस में होता है। करंट I लीड्स वोल्टेज, ओके, करंट I does not lead voltage by 180 degree, does it? No, it does not। करंट I of t lags voltage, नहीं। you know कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स, बट इट लीड्स बाय पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए सही गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, तो एक ही बचेगा। Over a full cycle, the capacitor C does not consume any energy from the voltage source. That is correct. क्योंकि अगर आपको याद होगा, over a full cycle, तो हाफ साइकिल में चार्जिंग होता है, हाफ साइकिल में डिस्चार्जिंग होता है। पॉजिटिव हाफ में चार्जिंग होता है, नेगेटिव हाफ में डिस्चार्जिंग होता है। तो ओवर अ फुल साइकिल
कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम वोल्टेज सोर्स, दैट इज ट्रू, तो नहीं होता है एनर्जी कंज्यूम, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। करंट लीड होता है लेकिन बाय 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 दिया है, तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm the induced current developed by changing magnetic flux through it is shown in the figure as a function of time। तो current as a function of time आपको फिगर में दिया है। The magnitude of change in flux through the coil in Weber is, आपको पूछा है what is the magnitude of change in flux। तो magnitude of change in flux, how do you find out delta phi, ये पता होना चाहिए। डेल्टा फाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज Q टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस, Q into R, दिस इज व्हाट यू शुड नो। ये चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला है Q into R, चार्ज इनटू रेजिस्टेंस। चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज निकालोगे एरिया अंडर द कर्व। चार्ज कैसे फाइंड करोगे, चार्ज देखो, व्हाट इज करंट, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, तो व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज करंट इनटू टाइम। हाँ, तो करंट इनटू टाइम मतलब एरिया अंडर द कर्व, तो यू विल बी फाइंडिंग आउट this is area under the curve, area under the curve मतलब area of triangle, so this is equal to half base, base is 0.1 minus 0, this much is base, और height इतना है 4, तो half base into height, right, तो ये आ जाएगा आपका half 0.1 into 4 1 and 2 that is 0.2, तो 0.2 कूलम का चार्ज है, therefore delta phi is Q into R, Q is 0.2, resistance is 10, तो total 2, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, an AC voltage is applied to a resistance R and an inductor L in series. So you have L and R in series and then you are applying AC voltage to it. So I'll just take this from here, paste it over here, remove this because we are not applying capacitance but we are applying inductor and resistance. So I am going to put one inductor over here, one inductor here and I am going to put one resistor here. तो यहाँ पे एक इंडक्टर होगा और यहाँ पे एक रजिस्टर है, L and R, so LR सर्किट है। If R and inductive reactance are both equal to 3, मतलब XL और R ये दोनों 3 ओम है, the phase difference between applied voltage and current in the circuit is, वैसे तो कोई जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की, लेकिन ठीक है अभी दिया है तो सॉल्व करेंगे बिकॉज आंसर इज वेरी ऑब्वियस। तो हाउ टू फाइंड आउट फेज डिफरेंस, इफ यू रिमेंबर ये मैंने यहाँ पे इम्पेडेंस ट्राइंगल ड्रॉ किया था, वेयर इज इट, ओके आई रिमूव्ड इट, सो एनीवेज आई विल ड्रॉ इट अगेन। हमने इम्पेडेंस ट्राइंगल ड्रॉ किया था, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आपके पास XL माइनस XC था और ये साइड जो था ये टोटल इम्पेडेंस Z था। सो दिस वाज टोटल इम्पेडेंस Z, दिस वाज R, दिस वाज XL माइनस XC, लेकिन यहाँ पे तो XC है ही नहीं क्योंकि कैपेसिटेंस तो है ही नहीं। एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट फाई, आपको फेज डिफरेंस पूछा है तो फेज डिफरेंस फाई निकालना है। तो अब यहाँ पे कॉस लेके मतलब नहीं है बिकॉज कॉस R बाय Z आएगा, राइट। आपके पास XL और R दिया है तो मैं tan phi लूंगा। व्हाट इज tan phi? tan phi obviously is opposite side upon adjacent side, हमको पता है ये भी 3 है ये भी 3 है मतलब 1, तो tan की वैल्यू 1 कब आती है, 45 डिग्री पे आती है, तो पाई बाय 4 पे आती है, तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी।
तो ये ओरली कैसे हो सकता था? अगर आपको सर्किट्स का थ्योरेटिकल नॉलेज है तो आपको ये पता होता कि अगर कैपेसिटेंस नहीं है और रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू सेम है तो उस केस में 45 डिग्री ही होता है, क्योंकि जब रेशियो लेते हो आप एक्सएल बाय आर, क्योंकि tan पाई इज एक्सएल बाय आर, ये इम्पिडेंस ट्राइंगल जो है ये दिमाग में फिट कर लेना। दिस शुड बी कॉन्क्रीट इनसाइड योर ब्रेन, ये ट्राइंगल। फिर एक्स सी नहीं है तो फिर एक्स सी नहीं लिखेंगे। फिर आपको समझ में आ गया कि एक्स एल और आर दोनों सेम ही है वैल्यूज में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इनका रेशियो 1, और रेशियो कब आएगा? जब मैं tan फाइव लूंगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो फाइव की वैल्यू 45 आएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप is placed in uniform magnetic field. B is 0.025 Tesla with its plane perpendicular to the loop. Okay. The radius of the loop is made to shrink at a constant rate of 1 mm per second. The induced EMF when the radius is 2 centimeter is. अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.025 टेस्ला। आपको बोला है कि यू हैव अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप व्हिच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप। ओके, राइट। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। द रेडियस इज मेड टू श्रिंक, जो सर्कुलर लूप है आपके पास उसका जो रेडियस है r, ये कम हो रहा है, तो इट इज मेड टू श्रिंक एट अ रेट ऑफ, मतलब dr by dt, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस dr by dt। ये आपको दिया है 10 पावर माइनस 3, क्योंकि 1 mm पर सेकेंड मतलब 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। आपको पूछा है व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ। ओके, तो व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप? तो फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप इज, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, इट इज बाय डेफिनेशन बी ए कॉस थीटा। ये बाय डेफिनेशन है, राइट? करेक्ट। बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ जीरो। कॉस जीरो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप को परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस। तो लूप का जो नॉर्मल होता है, क्योंकि फ्लक्स निकालते वक्त कभी भी आप क्या करते हो, आप लूप को नॉर्मल ड्रॉ करते हो और मैग्नेटिक फील्ड और उस नॉर्मल में एंगल देखते हो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लूप को नॉर्मल है, तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, मतलब एंगल इज जीरो, कॉस जीरो इज 1, राइट? तो यू हैव दिस एज बी पाई आर स्क्वायर, मतलब फ्लक्स आपको मिल गया बी पाई आर स्क्वायर। आपको इंड्यूस ईएमएफ का पूछा है, अगर आपको याद होगा इंड्यूस ईएमएफ बाय सेकेंड लॉ, कौन सा सेकेंड लॉ याद होना चाहिए आपको? व्हाट यू हैव लर्नड, आपने लेंज लॉ सीखा था, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। उससे पहले आपने फैराडे के दो लॉ सीखे थे। तो फैराडेज का जो सेकेंड लॉ था E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, सिर्फ लेंस बताता है कि ये माइनस साइन आएगा साथ में इसके। लेंस ओनली गिव्स यू टेल्स यू दैट देयर इज अ नेगेटिव साइन। ओके, तो वो मैं फिलहाल लिख नहीं रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूँ। सो मैग्नीट्यूड वाइज E इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो इट इज डी डी टी ऑफ बी पाई आर स्क्वायर। बी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है आउटसाइड, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा आपके पास 2r डी आर बाई डी टी। तो ये आ गया आपका फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला। आपको पूछा है इंड्यूस ईएमएफ व्हेन r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर, तो b की वैल्यू डाल दो 0.025 पाई 2 इंटू आर इज 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। डी आर बाई डी टी 10 पावर माइनस 3 है, तो डी आर बाई डी टी भी हमारे पास 10 पावर माइनस 3 है। तो यू आर सपोज टू जस्ट सॉल्व दिस, दैट्स इट। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लेट मी गेट रिड ऑफ पावर ऑफ 10। ये 10 पावर माइनस 3 है ना, 0.025, 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 10 पावर टोटल माइनस एंड 5 माइनस 5, ये माइनस 3 था, राइट? तो ये आ जाएगा 25 4 का 100, 100 आ गया। 100 पाई इंटू 10 पावर माइनस 8
ओके, तो ये आपके पास आ गया पाई इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, राइट। तो ये आ गया पाई माइक्रोवोल्ट, ऑप्शन नंबर बी, खत्म आंसर। तो क्वेश्चन वाज सिंपल, प्रोवाइडेड यू नो बेसिक formulas. EMF induced, EMF induced is, you know, EMF induced is d phi by dt, तो आपको ये पता होना चाहिए that it is d phi by dt. ओके, गुड गुड। तो d phi by dt, phi कैसे निकालते हो? b bar डॉट a bar, that is ba cos theta. What is theta? क्वेश्चन में दिया है मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप को परपेंडिकुलर है, मतलब लूप को नॉर्मल है, मतलब लूप का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0 है, थीटा इज 0। तो बी आपके पास आ गया, फ्लक्स फाई आ गया बी पाई आर स्क्वायर, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस डी पाई बाई डी टी, तो डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव लोगे तो बी और पाई तो कांस्टेंट था, आउटसाइड आ गया, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r डी आर बाई डी टी, तो आपको आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर डालनी है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डी आर बाई डी टी जो है आपके पास 10⁻³ है। क्वेश्चन नंबर 8, in the given circuit the reading of voltmeter V1 and V2 are 300 volt each, the reading of the voltmeter V3 and ammeter A are respectively. तो आपके पास आपको बोला है यहाँ पे 2 वोल्ट मीटर का रीडिंग 300 वोल्ट है, तीसरे का रीडिंग पूछा है और एमीटर का रीडिंग भी पूछा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सीरीज एलसीआर सर्किट है और पोटेंशियल ड्रॉप V1 is potential drop across inductor, मतलब VL, that is 300 volt. Similarly, V2 is potential drop across capacitor, this is also 300 volt. ये दोनों 300 volt है, ओके। तो ये आपको दिया है, ये LCR सर्किट है। अब LCR सर्किट में how to solve this? You are supposed to find out V3 और total current I. तो टोटल करंट आई कैसे निकालोगे? तो टोटल करंट आई आपको पता है V इज इक्वल टू आई जेड होता है, V इज इक्वल टू आई जेड होता है, राइट। तो I इज इक्वल टू V बाय जेड होता है, और Z आपको पता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, है ना, प्लस XL माइनस XC स्क्वायर होता है, राइट। तो दिस इज वेयर यू विल बी गेटिंग स्टक, क्योंकि एल और सी की वैल्यू तो पता नहीं है। तो फिर अब क्या करेंगे? बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल एंड सी, व्हाट यू कैन डू इज, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। क्यू, इफ यू रिमेंबर, वोल्टेज सेम है, थिंक अबाउट इट, यू नो बेसिक फॉर्मूलाज, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब V इज इक्वल टू आई जेड, मतलब V इज इक्वल टू आई एक्स एल, VL is equal to IXL, isn't it? Yes. VC is equal to IXC, yes. But according to the given question, VL is equal to VC. Oh, so ये information हमारे पास थी, तो ये hidden information थी, मतलब IXL, और मैं ऐसा ILXL क्यों नहीं लिख रहा हूँ? सीरीज में करंट सबसे सेम जाता है, तो IL से भी करंट आई होगा, C से भी करंट आई होगा, और R से भी करंट आई होगा, तो IXL इक्वल टू IXC। ओके, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपके पास XL और XC है सेम, ओके, मतलब ये फैक्टर तो यहाँ पे होगा नहीं, मतलब ये जो फैक्टर है दिस विल वैनिश, तो I मिल जाएगा V अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, मतलब V बाय R। तो V तो हमने कनेक्ट करके रखा है 220 टोटल वोल्टेज में, क्योंकि करंट I को तो टोटल वोल्टेज ड्राइव करेगा, तो 220 बाय 100 मतलब 2.2 एम्पियर का करंट होना चाहिए। ओके, यहाँ तक तो करंट तो मिल गया। अब प्रॉब्लम है कि हाउ डू आई फाइंड आउट व्हाट इज V3? तो ये भी तो ओम्स लॉ ही बताएगा हमको, V3 इज इक्वल टू IR, बिकॉज V3 इज नथिंग बट ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल एट रेजिस्टेंस R, तो IR
I तो 2.2 है, R तो 100 है, तो 220 ही आ गया है, तो फिर 220 वोल्ट, राइट, गुड। तो 220 वोल्ट एंड 2.2 कहाँ दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर बी में। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट बट दे आर ट्रिकी, राइट। तो आपको जब बता दिया कि ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल एट इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस इज द सेम, ये ध्यान रखना है। तो आपको मिल गया यहाँ से एक्सएल और एक्सी इक्वल, इसका मतलब इम्पेडेंस जेड इज ओनली इक्वल टू आर, क्योंकि वो एक्सएल माइनस एक्सी का जो फैक्टर आता है, टर्म आता है, वो गया। तो टोटल करंट तो सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में है, तो आई इज वी बाई आर, तो आपको आई मिल गया। अभी आई मिल गया तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस मिलेगा बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, a 220 volt input is supplied through a transformer. The output circuit draws a current of 2 ampere at 440 volt. तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि अगर आपको ट्रांसफॉर्मर याद नहीं तो बता देता हूं मैं ट्रांसफॉर्मर। So what do you have in a transformer? तो आपके पास सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मर में एक कोर होता है, और उस कोर के अक्रॉस आप वाइंडिंग करते हो। तो पहले तो मैं कोर दिखा देता हूं। तो ये आ गया आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर का कोर है, और आप वाइंडिंग करोगे। यस, सो यू विल पुट अप अ वाइंडिंग ओवर हियर लाइक दिस। ये प्राइमरी है। प्राइमरी क्यों है? क्योंकि मैं इसके यहां से मैं इनपुट देता हूं, आई पुट अ सप्लाई ओवर हियर, दिस इज प्राइमरी। यहां पे एक सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको हम सेकेंडरी कॉइल भी बोलते हैं। ओके, और मैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी जानबूझ के ज्यादा बता रहा हूं, क्योंकि ये स्टेप अप है। स्टेप अप मतलब इनपुट पे वोल्टेज कम, आउटपुट पे वोल्टेज ज्यादा। स्टेप अप होने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी शुड बी ग्रेटर देन द प्राइमरी। बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये पता होना चाहिए। यहां से आप आउटपुट लेते हो, तो यू टेक वी आउट फ्रॉम हियर या ई आउट फ्रॉम हियर, एक ही बात है। ओके, सो दिस इज हाउ अ ट्रांसफॉर्मर लुक्स लाइक। अभी इनपुट वोल्टेज आपको V इनपुट या E इनपुट जिससे भी डिनोट करना हो कर सकते हो, ये 220 वोल्ट है। आउटपुट वोल्टेज आपका 440 है। ओके, और आउटपुट सर्किट ड्रॉज अ करंट, आउटपुट करंट इज 2 एम्पियर। efficiency of transformer eta is 80%, मतलब 80 by 100, 0.8 by the way, 80 100। okay, the current drawn by the primary winding of the transformer is, बहुत easy सा क्वेश्चन है, it is extremely simple question। so ऐसा है, आपको पता होना चाहिए कि इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है। इट इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इट इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और आपको पता है इफिशियंसी इज 80 by 100, 0.8 मतलब ओके 80 by 100 या 8 by 10, ठीक है। 8 by 10 बोलो, 4 by 5 बोलो, 5 0.8 बोलो, डजंट मैटर रियली। ओके, सो एनीवेज, तो दिस इज 4 by 5। आपको पता होना चाहिए आउटपुट पावर, पावर इज V इंटू आई, तो V आउट इंटू करंट आउट, V इन इंटू करंट इन। ओके, V आउट 440, आई आउट 2 एम्पियर, V इन 220, आई इन फाइंड करना है। 1 जा 2 जा, ये 4 कैंसिल हो गया, सॉल्व। I input is 5 ampere. Option number D. This is how you are supposed to find it out. तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, was extremely simple question. Nothing was there. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. So you have in this question a long solenoid
has 500 turns. When a current of 2 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 into 10 power minus 3 Weber. The self inductance H, नहीं एक्चुअली वो हेनरी में होना चाहिए, तो सेल्फ इंडक्टेंस मेजर्ड इन हेनरी ऐसा बोलने की कोशिश की है ऑफ द सोलेनॉइड इज. ठीक है, हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है. यू नो व्हाट इज अ सोलेनॉइड? इट इज बेसिकली अ सिलिंड्रिकल कोर. तो ऐसा है, कोर है. इस पे वाइंडिंग्स होते हैं. Just a minute, let me get it little proper. Doesn't matter drawing, but anyways, just to give you a good idea about what I am saying, I need to have this in a proper way. तो अभी समझ लेना. So you have such kind of windings. अब ऐसे टोटल 500 टर्न्स हैं, तो जस्ट assume there are 500 turns, है ना. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 500. कैपिटल N stands for total number, small n stands for number of turns per unit length. 1 मीटर में कितने टर्न्स? स्मॉल n. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N. Okay, there is a current of 2 ampere, so you are passing a current of 2 ampere from here. The resulting magnetic flux linked with each turn is, flux linked with each turn, हर एक टर्न के साथ 4 into 10 power minus 3 Weber, 4 milliweber. Self inductance is, now how to do this? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए magnetic field at the center of the solenoid is mu 0 Ni, where small n is number of turns per unit length. ये पता होना चाहिए. So this is capital N by L, where L is length of solenoid into I. Right? This is what you should know. अब flux कैसे find करते हो? Total flux. Flux total is what? Flux total is basically flux मतलब magnetic field B into A. हमने अभी भी देखा B A cos थीटा, लेकिन यहाँ पे एंगल 0 होता है. क्यों 0 होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस डायरेक्शन और हर एक टर्न को परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन सेम आता है, तो यहाँ पे एंगल 0 आता है. तो एंगल 0 तो cos 0 आपका 1 आता है, इसलिए मैं लिखना नहीं है. तो B into A, P into A. तो mu 0 N L I A. What is area? ओके, तो ये एक इशू है. अब आपको एरिया ऑफ द कॉइल ये पता होना चाहिए. तो नहीं पता तो अभी क्या करेंगे? विल डू समथिंग हियर. तो दिस इज टोटल फ्लक्स बाय द वे. ये टोटल फ्लक्स, ये फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया. राइट. अब हाई चांस ऑफ गेटिंग कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए. ये टोटल फ्लक्स है या फ्लक्स लिंक्ड विद द सिंगल टर्न है, यू नीड टू बी श्योर. तो फिलहाल मैं फ्लक्स लिख रहा हूं. मैं आगे आपको बताऊंगा कि वेयर यू कैन गो रॉन्ग. सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. अब टोटल फ्लक्स आपको फाइंड करना है. आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? सेल्फ इंडक्टेंस. आपको L की वैल्यू चाहिए. सेल्फ इंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय L. राइट. फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न आपको दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी वेरी श्योर कि ये जो फ्लक्स है ये विद ईच टर्न है या फिर ये टोटल फ्लक्स की बात हो रही है. तो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू नो दिस तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली you should know the formula of self inductance. Self inductance का formula you should know what is self inductance. It is mu 0 N by L into NA. जिसको याद नहीं मैं याद दिला देता हूं. हम जब थियरी सीख रहे थे तो एक फॉर्मूला आया था सेल्फ इंडक्टेंस mu 0 N square A by L. ऐसा ही एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी आता है. Similar type, not the same but the similar type. तो ऐसा एक आपको
म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी मिलेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो इसी फॉर्मूला को मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला इंटेंशनली एज म्यू जीरो एन बाय एल। ए एक साइड में कर दिया और एक एन को एक साइड में कर दिया, तो एन ए, दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, राइट? नाउ हाउ टू सॉल्व? यू डोंट नो व्हाट इज ए, एरिया हमको पता नहीं, इसलिए तो फिर एडजस्टमेंट किए। दैट इज व्हाई यू लुक हियर। आपको इतना टर्म पता है, दिस इज व्हाट यू नो, तो करंट को एडजस्ट करो। वंस यू एडजस्ट करंट यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो L is equal to, what I am saying is in short, थोड़ा मैं आंसर को सीधा कर देता हूं घुमाने की जगह पे। आपके पास क्या क्या गिवन क्वांटिटीज है उस पर कभी भी वहां से ध्यान नहीं हटना चाहिए आपका। अगर वहां से ध्यान हटा तो गए। आपको दिया है फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न फाई, आपको दिया है करंट, और आप क्या फाइंड कर सकते हो? आप मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ सनलाइट फाइंड कर सकते हो। तो अगर आप L को इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस नोन पैरामीटर्स लिख पाए तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट? राइट। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो यू नीड टू राइट डाउन all this inductance in terms of all these known parameters. So that is what I am telling you to do here. ये आपके पास इंडक्टेंस का रेडीमेड फॉर्मूला है। उसके बाद आपको फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया। अब आपको क्या करना है? सिर्फ फ्लक्स को यहाँ पे एडजस्ट करना है, इस फॉर्मूला में फ्लक्स को एडजस्ट करना है, ओके? क्योंकि वो आपको मिल जाएगा तो इंडक्टेंस मिल जाएगा। व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दिस? दोनों को डिवाइड कर दो, दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ टू डू। क्योंकि फिर क्या होगा कि म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल अपॉन म्यू जीरो एन बाय एल आई इंटू ए। ए नहीं पता था, कैंसल आउट हो गया, वेरी गुड। एक एन गया, म्यू जीरो भी गया, एल और एल भी गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो पता था, करंट भी पता है, और एल आपको मिल जाएगा यहां से एन फाई बाय आई। You know n, yes. You know phi, yes. You know I, yes. You know all this. तो n आपको पता है 500, फ्लक्स विथ ईच टर्न आपको पता है -3, 4×10⁻³ करंट आपको पता है टोटल करंट 2, तो उसको सॉल्व कर लो, सिंपल। यू हैव टू सॉल्व दिस, राइट? तो जो भी वैल्यू आएगी, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू गेट, जो भी मिलने वाला है, मेरे हिसाब से तो 1 आएगा। देखो 1 आता है क्या? ये 2 0, ये -3, कितने हो गए? 10⁻⁻1। ऊपर 20 है, नीचे 2 है, तो 10 हो गया 1, तो ये 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ बुक्स में इसको घुमा फिरा के दिया हुआ है, विच आई डोंट लाइक। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आपको फ्लक्स का फॉर्मूला तो पता ही होता है, B इंटू ए, आपको B भी पता होता है एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड, तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा। आपको L का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दोनों को डिवाइड कर देना। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दिस, सिंपल है। अगर आपको ये भी नहीं करना तो बेसिक्स पे जाते हैं। आपको याद है ये इंडक्टेंस आया कहां से? ये जो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस है, इफ यू रिमेम्बर, आपने जब डिफाइन किया था थियरी में, आप बोलते हो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल। शुरुआत ही यहां से करते हो आप। फिर आप बोलते हो फ्लक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट L इंटू आई, ओके। फिर आप बोलते हो L इज इक्वल टू फाई बाय आई, राइट? ये फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल टर्न, टोटल फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? N फाई बाय आई, और वही लिखा, वही किया मैंने। So which one is simple? Of course method number 2, but provided you remember the basics. Basic क्या था? Total flux. What is flux? Flux मतलब you see, मेरे पास एक कॉइल है, मैं इसमें से करंट पास कर रहा हूँ। मैं इसमें से करंट पास करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड खुद के साथ ही लिंक्ड होगा कॉइल के साथ।
जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फ्लक्स। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट I, तो फ्लक्स phi is Li, तो L is phi by I, but that is for single turn. So this was for single turn, this is for one turn. So L is equal to N phi by I, this is for N turns. तो हो गया फॉर्मूला रेडी, ये सब करने की भी क्या जरूरत थी फिर आपको। सो दिस इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ओके, तो बेसिक्स पता होना चाहिए। ओके, सो sufficient for morning session, we are going to stop early। तो इसका जो अगला सेशन होगा उसमें अगले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।